सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एनगेडे मॉडल वीडियो। और आज की इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत बड़ी तबाही नजर आने वाली है, क्योंकि वाले लिटरली यहाँ पे हेवेंस के खिलाफ फिर से लड़ने वाला है। और तो और उसने पूरे के पूरे स्काई डीमन सिटी को चकनाचूर करके रख दिया। एंड लास्टली उससे यहाँ पे एंशिएंट डीमन नजर आते हैं। तुम्हें नहीं पता कि एंशिएंट डीमन कौन है? मैं अभी बता दूं कि एंशिएंट क्लासमैन याद होगा, जिसके अंदर से एंशिएंट गॉड्स होते हैं। इसके साथ साथ उसी के अंदर में एंशिएंट डेविल्स और डीमंस भी होते हैं। एंड उन्हीं में से एक एंशिएंट डीमन से वालेन अभी रिसेंट में मिलने वाला है। इसके साथ साथ उसकी पावर्स को पोजेस करके वो बहुत बड़े कांड करेगा, और तो और फुल तबाही है इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सभी ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वहाँ पे उस गोल्डन आर्मर वाले कल्टीवेटर ने वाले को यहाँ पे चैलेंज कर दिया था कि तू 5 बार बजा कर देखा तो मैं अपना एक हाथ दे दूंगा। लेकिन वालिन यहाँ पे क्या करेगा, अब तुम लोग को पता चल जाएगा। इसके बाद ही वालिन पहुंच जाता है उस ड्रम के पास में, जहाँ पर उसे पहुंचने के बाद ही वालिन एक हल्का सा पंच मारता है। एंड उसने देखा कि वो काफ़ी आसानी से बजा दे रहा है। जिसके बाद उसने तकरीबन यहाँ पे 4 और घुसे मारा एंड उसे लिटरली 5 बार बजा दिया। इस चीज़ को देख के वहाँ पे सब लोग ऑफकोर्स शॉकिंग गई, क्योंकि उसे 1% भी इंजरी नहीं हुई थी। इसके बाद यहाँ पर उसने बोला कि मैंने 5 बार बजा दिया था तो अपना हाथ दे दे। लेकिन यहाँ पर वो कल्टीवेटर मना कर देता है। इसके बाद वालिन ने वहाँ पे एक और पंच मारा, मतलब छठी बार बजाते हुए बोला कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। इस चीज़ को देख के वो गोल्डन आर्मर वाला कल्टीवेटर और ज़्यादा चौंक गया। इसके बाद वालिन ने एक और पंच बरसाते हुए बोला कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। एंड ये 7वीं बार सुनकर गोल्डन आर्मर वाली कल्टीवेटर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जिसके बाद अब वो सोचता है कि क्या करूँ। एंड उसने बोला कि मैं तुम्हें डीमन एम्पायर के सामने में रिकमेंड करूँगा। लेकिन यहाँ पे वालिन इस चीज़ के लिए मना कर देता है। एंड उसने फिर से यहाँ पर एक बार उस चीज़ को ठोका और कहता है मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। एंड इस दौरान जैसे ही वो 8 बीट वहाँ पर बजती है, तो उसके साथ साथ वालिन की आवाज़ गूंजना स्टार्ट हो गई, जो कि था एक्चुअली में वर्ड्स दैट इवोक द लॉ, जो कि किसी भी लॉ को वहाँ पे सप्रेस करने की पावर्स रहती है सिर्फ और सिर्फ कुछ शब्द दिए। एंड वालिन की ये जो आवाज़ थी, आई वॉन्ट वन ऑफ योर हैंड्स, ये वही इवोक द लॉ बन चुका था। इस चीज़ को देख के वहाँ पे हेवेंस कमांडर इन चीफ, जो कि किसी को भाव नहीं देते, उन्होंने भी अपनी तिरछी आंखों को खोलकर वाली को देखा। इसके बाद ही उस गोल्डन आर्मर वाले कल्टीवेटर ने बोला कि तुम इसे अगर अपनी पावर से क्रिएट कर पाए, यानी कि वर्ड्स दैट इवोक द लॉ को, तो मैं तुम्हें अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। इसके साथ साथ उसने ये प्रस्ताव भी रखा कि अगर तुम इसे 15 बार बजा देते हो तो मैं तुम्हें अपना हाथ देने को तब तैयार हूँगा, वरना अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस चीज़ को सुनकर वालिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उस गोल्डन आर्मर वाली कल्टीवेटर की पावर्स बहुत ज़्यादा है, मिड एसिडेंट लेवल पर, मतलब किसी भी नॉर्मल एसिडेंट से भी ये ज़्यादा पावरफुल है। जिस वजह से वालिन उसके साथ में लड़ाई झगड़े करके लफड़े नहीं करना चाहता था। इसके बाद वालिन ने सोचा कि ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करके बल्कि मुझे कंपटीशन में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। एंड उसने सोचा कि अगर मैं इसे एक बार और बजा दूंगा तो हम लोग टॉप 10 के अंदर में आसानी से एंटर कर पाएंगे। इसके बाद वालिन ने उसे एक बार और बजाया, लेकिन वालिन की यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इस दौरान तक वालिन अपनी लाइफ सील्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उस ड्रम के बीट से जो भी रिबाउंड स्विंग होता है वो वालिन को ज़्यादा इंजर्ड नहीं करता। लेकिन 9वीं बीट के साथ में वो जो रिबाउंड स्विंग होता है वो एक्चुअली में वालिन की लाइफ सील्स को डैमेज करते हुए वालिन को भी यहाँ पे हर्ट कर देता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे सब लोग फाइनली अब समझे कि हाँ, वालिन को कुछ तो असर हुआ। इसके बाद ही वालिन यहाँ पे समझ जाता है कि एक्चुअली में ये जो ड्रम की पावर्स है वो कुछ और नहीं बल्कि डिफाइंग है। मतलब ये एक तरीके का चैलेंज है जो कि किसी भी कल्टीवेटर को रोकता है। और वालिन को यहाँ पे लाइफ सील्स की मदद से इसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद की बॉडी को इसके साथ में कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा। एंड इस 9वीं बीट के बाद वालिन अब समझ चुका था कि ये ड्रम किस तरीके से काम करती है। जिसके बाद वालिन अब धीरे धीरे करके उसी ड्रम की तरफ में बढ़ने लगा। एंड उसके ऊपर में हाथ रख के उसके साथ में खुद के डोमेन को कॉम्प्रीहेंड करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे सभी लोग चौंक तो गए थे, लेकिन सिर्फ एक फीमेल कमांडर इन चीफ, जो कि यूनिवर्स कमांडर इन चीफ है, वही इस चीज़ को समझ पाती है। एंड उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये एक्चुअली में खुद की बॉडी को उसके साथ में कॉम्प्रीहेंड कर रहा है। मतलब अगर एक बार ये दोनों फ्यूज़ कर गया तो वालिन इस चीज़ को आसानी से वहाँ पे रिएक्ट भी कर पाएगा। इसके बाद ही वालिन अपनी बॉडी के अंदर से सभी के सभी इमोशंस को वहाँ पर उसके साथ में फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, जो कि उस ड्रम के अंदर से ऑरा रिलीज हो रही थी उसके साथ में। एंड इसके साथ वालिन का वो जो फ्यूजन था वो धीरे धीरे पावरफुल होने लगा। मतलब अब वालिन अपनी खुद की बॉडी को उसके साथ में कॉम्प्रीहेंड करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वालिन ने वहाँ पे फिर से उसे एक बार बजा दिया। एंड इस आवाज़ के साथ ही वालिन उस डिफाइंग फोर्स को फील कर पा रहा था खुद की बॉडी के अंदर। एंड इसी दौरान वन ऑफ द कमांडर्स ने वहाँ पे बताया कि ये एक्चुअली में मैरो क्लिनजिंग है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो गोल्डन आर्मर वाला कल्टीवेटर भी पहचान लेता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा चौंका। इसी बीच वहाँ पे हेवेंस कमांडर इन चीफ ने बोला कि यहाँ पर कुछ भी बस समझने की ज़रूरत नहीं है, अब जो करेगा ये लड़का करेगा। इसी दौरान वालिन समझ जाता है कि एक्चुअली में डीमन ड्रम की डिफाइंग फोर्स के अंदर में खुद की कॉन्शियसनेस है। अगर अपनी वो सेकेंड थॉट को इसके साथ में वहाँ पे
फ्यूज़ कर दे तो ये उसके रास्ते पर चलने लगेगा, ना कि खुद के रास्ते पर। एंड अभी तक वालिन यहाँ पे जिस भी चीज़ से इंजर्ड हुआ, वहाँ पर वालिन इसलिए इंजर्ड नहीं हुआ क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कम थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वो एक अपोजिंग नेचर को यहाँ पे क्रिएट करता है, जिस वजह से वालिन यहाँ पे इंजर्ड हुआ। और अगर वालिन इस चीज़ के साथ में फ्यूज़ कर लेता है तो वो उसके रास्ते पर चले जाएगा, जिस वजह से उसे यहाँ पे इंजरीज नहीं होगी। एंड वालिन ऐसा ही करता है। फिर से वो ड्रम वहाँ पर बजता है एंड इस दौरान वालिन ने अपनी बॉडी के अंदर से जितनी भी सैड थॉट्स थे उन सभी को उसके साथ में फ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड इस आवाज़ को सुनकर यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए हैं। इसी दौरान वालिन के मन में जितने भी थॉट्स थे वो सभी आना स्टार्ट हो गए। मेरा मतलब था लीव मूव ऑन से। लीव मूव ऑन के रिलेटेड जितने भी उसके थॉट्स थे सभी आने लगे। इनफैक्ट 700 सालों की कल्टीवेशन में उसने कितने सारे समय अकेलेपन में बिताए, ये सभी चीज़ें आ गई। इसके साथ साथ हेवंस वेट सेट के अंदर का वो 100 सालों का ट्रायल और तो और स्काई डीमन सिटी का जो भी सफ़र था, वो सभी चीज़ें, वो सभी थॉट्स काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे बहने लगे। एंड जैसे उस ड्रम बीट के साथ में फ्यूज़ होकर वहाँ पे पूरी तरीके से स्प्रेड हुआ, इस चीज़ को सब लोग सुन पा रहे थे। सब लोग एक अलग टाइप की मदहोशी में चले गए, क्योंकि सबके पास ही अपनी एक बैक स्टोरी है, जिस वजह से उनके मन में थोड़ा सा सैडनेस तो होता ही है। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटर्स लोनलीनेस के अंदर में गुजारते हैं एंड सभी कल्टिवेटर्स के पास में ये लोनलीनेस था, जिस वजह से वालिन की इस बीट की वजह से सभी लोग इस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे। एंड सब लोग एक मदोशी की हालत में, सिवाय कुछ कल्टिवेटर्स के, जो कि था एक मोफी एंड दूसरा था हम लोग का शीशा। इसके अलावा हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा लोग नज़र नहीं आए, लेकिन हेवंस कमांडर इन चीफ भी इस चीज़ के अंदर में नहीं थे। इनफैक्ट हम लोग के कई सारे कमांडर इन चीफ्स थे जो कि इसी मदोशी में बह चुके थे और वालिन के मन में सिर्फ वही जितर म्यूजिक बज रही थी, जो कि वालिन को उसकी सभी के सभी सैडनेस के बारे में याद दिलाती है। इसी बीच हेवंस कमांडर इन चीफ ने बोला कि हाँ, मुझे इसका नाम याद आया, इसका नाम वांग लिन है। इसके बाद हम लोग को वालिन को दिखाया जाता है, जो कि वालिन के अंदर में एक अलग टाइप की फीलिंग आने लगती है। एंड ये फीलिंग एक्चुअली में कुछ और नहीं थी, बल्कि थी कॉल फॉर द एसिडेंट स्टेज। जी हाँ, वालिन यहाँ पे अपनी आंखों को खोलता नहीं है, लेकिन वो बोलता है आई वॉन्ट एसिडेंट। जिसके बाद ये जो ड्रम था वो वहाँ पे फिर से बजना स्टार्ट हो गई। एंड इस दौरान ये यहाँ पे 2 बार बजता है। एंड जैसे यहाँ पे बज जाता है, यहाँ पे बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाती है एंड ऊपर से बिजली लगता है जैसे मान लो नीचे की तरफ गिर जाएगी। एंड ये जो सैडनेस थी वो और भी ज़्यादा फैल गई। इसके साथ ही वो ड्रम फिर से वहाँ पर एक बार बजता है। एंड एक्चुअली में ये 12, 13 एंड 14 ये लगातार बज चुका था। एंड इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंजने लगी कि सब लोग और भी ज़्यादा सैडनेस में चले गए। वालिन की वो सैडनेस और ये ड्रम की बीट जब वहाँ पे फ्यूज़ होती है तो वालिन को वहाँ पे कॉल फॉर द एसिडेंट तो आ गया, लेकिन स्टिल वालिन यहाँ पे किसी चीज़ को मिस कर रहा था, जिस वजह से वो एसिडेंट के अंदर में नहीं जा पा रहा है। इसी दौरान यहाँ पे हेवंस कमांडर इन चीफ ने बताया कि ये है एक्चुअली में ट्रू मैरो क्लींजिंग स्टेज। इसी दौरान उसने ये भी बताया कि ये जो ड्रम है वो सेकंड सबसे हाईएस्ट ट्रेजर है, जिसके मदद से कोई भी खुद को कल्टीवेट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये ड्रम बनाने का मौका इसलिए मिलता है ताकि वो खुद की मैरो क्लींजिंग को यहाँ पे कर सके। इनफैक्ट जो नंबर 1 पे आता है वो हम लोग का ड्रैगन डीमन लेक, जिसके अंदर में तुम्हारी कल्टीवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन इस लड़के ने इस चीज़ को पूरी तरीके से अपनाया है। जिसके बाद यहाँ पे उस कल्टीवेटर का चेहरा दिखाया जाता है, यानी कि हम लोग के गोल्डन आर्मर वाले का। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो 14th बार इस चीज़ को सुन चुका था। एंड अगर वालिन ने एक बार और बजा दिया, मतलब उसकी हालत ख़राब होने वाली है। इसके बाद ही हम लोग को वालिन को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक कंफ्यूज था, लेकिन अब उसे एनलाइटमेंट मिल चुकी थी। उसने बोला, मैंने 700 सालों से कल्टीवेट किया, मेरी कल्टीवेशन पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच चुकी है और मेरा दाव खुद की बॉडी के साथ में फ्यूज भी हो चुका है। लेकिन अब मुझे फाइनली पता चला कि मैं क्यों एसिडेंट के अंदर में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा डोमेन मेरी बॉडी के साथ में फ्यूज हो चुका है, लेकिन मेरा दाव हार्ट अभी भी इनकम्प्लीट है। मेरे दाव हाथ के अंदर में अभी भी कहीं गहराइयों में वो दुख, इंजरी और सील्ड एक स्कार है, जो कि मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। जब मूव ऑन की डेथ हुई थी तब मेरा डोमेन एक अलग ही लेवल पर चला गया और मेरी बॉडी के अंदर में एंटर करने के बाद मेरी कल्टीवेशन बढ़ गई। लेकिन वानर मेरी बॉडी के अंदर में अभी भी एक सील की तरह है, जो कि मुझे आगे नहीं जाने देती। इसी वजह से मैं हमेशा उस दुख को महसूस करता हूँ जब जब उस लड़की की जितर म्यूजिक को सुनता हूँ, और इस जितर म्यूजिक के प्रति मेरी सिंपैथी होने की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता। मैं सारी जिंदगी बैठ के इसी आवाज़ को सुनते रहा था जब तक उस लड़की की धुन उसके साथ में ख़त्म नहीं हो जाती। एंड इस चीज़ को बीतने में तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा लग सकता था। उस लड़की के मरने के बाद ही ये जितर म्यूजिक के साथ मेरी सैडनेस भी खत्म होती, तब जाकर मैं आगे बढ़ पाता। लेकिन आज इस ड्रम की पावर्स की मदद से उस 100 सालों के समय को मैं कुछ ही पलों के अंदर में महसूस कर सकता हूँ। मेरी बॉडी के अंदर के सैडनेस को मैं इसी ड्रम की बीट के साथ में यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। एंड अब मैं एसिडेंट स्टेज में जाने वाला हूँ। इसी के साथ वालिन के मन के अंदर में ली मूव के सारे थॉट्स आने लगे, लेकिन सडनली यहाँ पे वालिन को रियलाइज़ होता है, मैं इस ड्रम के पाथ पर चल रहा हूँ। इसका मतलब कि मुझे ये सभी के सभी सैडनेस को भुलाना पड़ेगा। एंड सैडनेस का मतलब ही ये ली मूव है। तो क्या मैं वानर को भुलाकर एसिडेंट के अंदर में जाऊँगा?
और वाले के मन में जैसे ये ख्याल आता है तो उसकी बॉडी काँप उठती है। मतलब एक्सीडेंट का जो रास्ता है वो हमेशा लोनलीनेस के अंदर में चलता है। तुम्हें अपनी सभी के सभी फीलिंग को छोड़ देना पड़ेगा, अपनी सैडनेस, इमोशंस, सभी चीज़ों को, जिसके बाद ही तुम एक्सीडेंट के अंदर में जा सकते हो। इसी बीच वाली सोचने लगता है कि मैं अपने दाव हाथ को पूरा करने के लिए अपनी सभी के सभी ली मुवान के साथ में जो मेमोरीज है उसको मिटाने को तैयार हो चुका हूँ। क्या यही सच में दाव हाथ को पूरा करने का तरीका है? इस दौरान ली मुवान के जो भी एक्सप्रेशंस थे उसके सामने में नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ वहाँ पे इसने ये भी बोला कि अगर एसिड लेवल में जाने के लिए मुझे अपनी सभी के सभी सैडनेस को मिटाना पड़ेगा और तो और वानर की फिगर को भी, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि अगर इस तरीके से मैं एसिड में ब्रेक थ्रू भी कर दूँ तो मैं खुद की दाव को नहीं बल्कि दूसरे की दाव को कल्टिवेट कर रहा हूँ, जो कि मुझे ये ड्रम दिखा रही है। एंड इस तरीके से एज अ मैन मैं कभी भी रह नहीं सकता। अगर हेवेंस रूथलेस है तो मुझे भी रूथलेस बनना पड़ेगा। अगर मुझे हेवेंस के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। मैं पिछली बार भी गया था और इस बार भी जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं हेवेंस के लॉ के अकॉर्डिंग खुद की कल्टिवेशन का करूँ, क्योंकि मैंने हर बार हेवेंस के खिलाफ अपने कदमों को बढ़ाया और इस बार भी बढ़ाऊंगा। उसने यहाँ पर यह भी बोला कि मेरा दाव एक्चुअली में हेवेंस को चैलेंज करने के लिए बना है, ना कि हेवेंस के साथ चलने के लिए। अब मुझे समझ आया कि जो पुराने कल्टिवेटर्स कहते हैं कि हेवेंस के अंदर डिसीव करके हमें कल्टिवेट करना पड़ता है, इसका मतलब हमें हेवेंस की बात माननी पड़ती है, उनके सामने झुकना पड़ता है। लेकिन मेरा दाव इस चीज़ की मंजूरी बिल्कुल नहीं देता। मेरा दाव बना ही है हेवेंस के खिलाफ जाने के लिए और मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इसके बाद ही वानी को वो फाइनल एनलाइटमेंट मिल चुकी थी, जिसकी मदद से वो एक्सीडेंट के अंदर में ब्रेक थ्रू कर सकता है। एंड उसकी बॉडी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगी एंड कुछ ऐसी ऑरा रिलीज हो रही थी जिसे सभी लोग तो नहीं लेकिन कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स महसूस कर पाती। इसी दौरान हम लोग गोल्डन आर्मा वाले कल्टिवेटर को दिखाया था, जो कि समझ चुका था कि वालिन अब 15वीं बार इस ड्रम को बजा देगा, जिस वजह से वो यहाँ पे बिल्कुल घबराने लगा। एंड वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इससे पहले इसे मार दूँ तो ये 15वीं बार इस चीज़ को बजा भी नहीं पाएगा। और जहाँ तक बात रही डीमन एम्पायर से पनिशमेंट की, तो कितना भी ज़्यादा होगा लेकिन वो जानलेवा तो नहीं होगा, जिस वजह से वो यहाँ पे प्लान बना था उसके ऊपर में हमला करने के लिए। इसी बीच वालिन यहाँ पे फिर से बोलता है, रियल कल्टिवेशन मेरा हेवेंस के खिलाफ जाना है, ना कि उसके साथ जाना। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे एसिडेंट लेवल पे जाने से रोक सकता है। मैं कभी भी उसके रास्ते पर नहीं चलूँगा। मैं अपनी सैडनेस के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगा और एसिडेंट लेवल में जाने के लिए मैं हेवेंस के खिलाफ भी जाने को तैयार हूँ। हेवेंस मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए रोक नहीं सकता। मैं कभी भी उसके रास्ते पर नहीं चलूँगा बल्कि खुद के दाँव हाथ के रास्ते पर चलूँगा। और अगर ऐसा मैं कर सकता हूँ तो मेरा दाँव हाथ भी। और अगर मेरा दाँव हाथ ताकतवर है तो वो इसके खिलाफ जाएगा, और अगर वो कमज़ोर है तो वो हार के हेवेंस के विल के साथ ही बैठ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है मेरे दाँव हाथ के ऊपर में कि वो मुझे एसिडेंट लेवल में जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, बल्कि हेवेंस के खिलाफ जाकर वो मुझे एसिडेंट में ब्रेक थ्रू करा देगा। और मेरा दाँव हाथ कभी भी मुझे नहीं रोकेगा हेवेंस के खिलाफ कल्टिवेट करने से। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही थी, क्योंकि तुम्हें पता है वो नौसखिया इसके ऊपर में हमला करने वाला है एंड ऐसा करता भी है। इस चीज़ को वहाँ पर सभी लोगों ने भाप लिया था। इनफैक्ट हम लोग के हेवेंस कमांडर इन चीफ ने भी, और वो यंग मैन जो कि हम लोगों को बोर्ड पर वाले के साथ में दारू पीता हुआ नजर आता है, उसने यहाँ पर बोला कि जिन वुशु गलती से भी नहीं। इसी साथ साथ यहाँ पे हेवेंस कमांडर इन चीफ ने भी ऐसा बोला था, लेकिन तब तक जिन वुशु अपने उस स्पीयर को लेकर वाली के ऊपर में हमला कर नहीं जा रहा था। लेकिन हेवेंस कमांडर इन चीफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इसी दौरान उन्होंने अपने हाथों से कुछ सील्स को वहाँ पे क्रिएट किया एंड ब्लैक लाइट सडनली उसके सामने में अपीयर होती है, जो कि वहाँ पर जिन वुशु को रोकने वाली थी। जिन वुशु एक्चुअली में वही गोल्डन आर्मा वाले कल्टिवेटर का नाम था। वो उसको रोकने के लिए वहाँ पर ट्राई करता है। इनफैक्ट वो जो कल्टिवेटर हम लोग को बोर्ड पर नजर आया वो भी शायद से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल टेरिफाइंग कल्टिवेटर है, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस को छुपा के रख रहा था। इनफैक्ट वो लड़की भी जो कि वहाँ पर उसके साथ में थी। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे जैसे ही इस गोल्डन आर्मर वाले ने उसके ऊपर में हमला किया तो वहाँ पे हेवेंस कमांडर इन चीफ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमला करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वालिन को कुछ भी हो। एंड मे भी शायद से ये एक लौता वो कमांडर इन चीफ है जो कि एक फॉरनर है। इसी दौरान यहाँ पे वालिन को इस चीज़ के बारे में महसूस होता है, लेकिन सडनली हम लोग को एक चीज़ नज़र आता है कि वहाँ पर वो जो गोल्डन आर्मा वाला कल्टिवेटर है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया अचानक से। एंड इस चीज़ को देख के हेवेंस कमांडर इन चीफ खुद ही चौंक गया। तुम लोगों को लगा हुआ कि उसके अटैक से हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हेवेंस कमांडर इन चीफ का जो हमला था वो उसके लिए जानलेवा नहीं था, बल्कि थोड़ा सा उसे पीछे धकेलने के लिए था। एंड यहाँ पर उसके ऊपर में जो हमला आया वो एक्चुअली में दो तरीके का था, एक हेवेंस कमांडर इन चीफ का और दूसरा किसी और का, जो कि उस यंग मैन ने भी नहीं किया था और किसी और ने भी नहीं। इसी दौरान वालिन के पास से जो ऑरा रिलीज हो रही थी वो एक्चुअली में डीमन एम्पायर के आसपास पहुंच चुकी थी। एंड ये जो हमला इसके ऊपर में हुआ वो डीमन एम्पायर से भी ज़्यादा पावरफुल महसूस होता है, हेवेंस कमांडर इन चीफ को और उस यंग मैन को। लेकिन अभी तक सब लोग कन्फ्यूजन में थे कि आखिर जिन वुशु के ऊपर में हमला किसने किया है।
लेकिन इसी दौरान वाली के बॉडी के अंदर की जो ऑरा थी वो अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। मे बी ये एसिडेंट लेवल के अंदर में ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन अभी तक ये क्लियरली हम लोग को लिखा हुआ नजर नहीं आया। इसी दौरान वालिन देख चुका था कि वो इसके ऊपर में हमला कर रहा है, तो ऑफकोर्स वालिन उसको जिंदा छोड़ने नहीं वाला, जिस वजह से वालिन ने उसे पकड़ा एंड पकड़ के सीधा काफ़ी तेज़ी से अपनी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जीज को रिलीज़ करना शुरू कर दिया एंड उसके ऊपर में हमला कर देता है। इसके साथ उसे पकड़ के काफ़ी तेज़ी से वो उसी ड्रम के ऊपर में बूम से लगा दिया, और जैसे ही जिन वुश उस ड्रम के साथ में टकराया, उसकी बॉडी के अंदर के जितने भी मांस और खून वगैरह थे वो सभी तरफ छींटना स्टार्ट हो गया। मतलब अब वो वहाँ पे पूरी तरीके से मर चुका था। लेकिन तुमको लग रहा है कि मामला यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं। वाली की कल्टीवेशन शायद से यहाँ पे इंक्रीज़ कर चुकी है, लेकिन इसके पीछे एक काफ़ी बड़ा ट्रिब्यूलेशन आ रहा है, क्योंकि वाली ने यहाँ पे जो कल्टीवेशन का मेथड अपनाया वो था हेवेंस के खिलाफ जाने का। और हेवेंस के खिलाफ जितनी बार भी कोई जाता है तो वहाँ पर डिवाइन रिट्रीब्यूशन आता है। और तुम्हें याद है कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन क्या है? इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन की अपीयरेंस को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वालिन और यहाँ के लोग ही महसूस नहीं कर पा रहे थे, बल्कि लिटरली यहाँ पर इस डिमोनिक स्पिरिट लैंड से बाहर के लोग भी इसे महसूस कर पाते हैं। यानी कि द पावर हाउसेस जो कि त्यान प्लांट के ऊपर में बैठे हुए थे, हम लोग के लिंक त्यान हो, ऑल सीर इंक्लूडिंग ब्लड एंसेस्टर। ये पहला बार था जब हम लोग को ब्लड एंसेस्टर को शायद से एपिसोड में दिखाया जाएगा। और तो और वो जो यंग मैन उस बोर्ड के ऊपर में हम लोग को नजर आया, वो भी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है। लेकिन उसने भी पिछली बार मतलब अपनी ज़िंदगी में एक बार इस तरीके की डिवाइन रिट्रीब्यूशन को बुला दिया था ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन उसके पास में कई सारे एल्डर्स और ड्रैगन लेक की पावर्स वगैरह होने की वजह से ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन कभी वहाँ पर अपीयर ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी डिफाइंग ऑरा जो थी उसे वो सप्रेस कर दिया गया था। वालिन यहाँ पे बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि उसे ही इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन को सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से वालिन यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो जाता है। एंड यू वोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे वालिन ने क्या किया। वालिन यहाँ पे अपने सभी के सभी रेस्ट्रिक्शन फ्लैग्स को निकाल देता है, मतलब एक ही है, उसे निकाल देता है। उसके अंदर से जितने भी ब्लैक फॉक्स थे निकलना शुरू हो गई। इनफैक्ट तुम्हें पता है ना इसके पास में कितने सारे सेलेस्टियल जेट्स हैं, उन सभी सेलेस्टियल जेट्स को यहाँ पर निकाल दिया एंड वहाँ पर एक छोटा सा हिल क्रिएट हो जाता है जिसके ऊपर में वालिन खड़ा था। और वो सभी हिल्स किसी और चीज़ के नहीं थे बल्कि सेलेस्टियल जेट्स के थे। वालिन वहाँ पे एक अलग टाइप का मैजेस्टिक फीलिंग लेके खड़ा था। उसके बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे, कपड़े हल्के से फटे हुए थे, वो थका हुआ था, लेकिन स्टिल उसके अंदर से एक ऐसी ऑरा रिलीज हो रही थी जिससे मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ, आउट ऑफ द स्टोरी, आउट ऑफ द नॉवल, सब जगह पर। और महसूस हो रहा था ना जैसे वो कुछ अलग लेवल पे पहुंच गया है। इसके बाद ही वालिन इस्तेमाल करता है फिंगर ऑफ डेथ, एंड ये नॉर्मल फिंगर ऑफ डेथ नहीं था बल्कि एक्चुअली में 100 फिंगर ऑफ डेथ था। इसके अंदर से जो भी डिमोनिक एनर्जीज रिलीज होती है वो इतना तगड़ा शॉट मारती है उस डिवाइन रिट्रीब्यूशन के ऊपर कि वो वहाँ पर हारा तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा डिम हो गया। एंड हेवेंस के लॉ को डिम कर देना कोई छोटी चीज़ नहीं है, एंड इससे कोई और नहीं कर सकता हम लोगों के वालिन के अलावा। इसी के साथ साथ यहाँ पे वालिन ने अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग्स के उस बड़े से ड्रैगन से भी हमला कर दिया, जिसके बाद वो डिवाइन डिस्ट्रीब्यूशन की लाइटनिंग और भी ज़्यादा वीक हो जाती है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और इसके बाद वालिन इस्तेमाल करता है अपना सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट। इसने लिटरली 3700 से भी ज़्यादा लाइट सील्स को क्रिएट कर दिया एक बड़े से शॉट के अंदर में, मतलब अपने डिफेंस को हटा के अटैक में क्रिएट कर दिया। एंड जैसे ये शॉट उसके साथ में लगता है तो वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। मतलब वालिन ने फिर से एक बार हेवेंस के लॉ को यहाँ पर हरा दिया। इसके बाद ही तुम्हें लग रहा कि अगर मामला खत्म हो गया तो तुम बड़ी गलत फहमी। इसके बाद वो ब्लैक आउट्स अभी भी वहीं पर थे एंड वो रेड में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते, धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगे। एंड वो इतना तगड़ा प्रेशर वहाँ पे क्रिएट करते कि वो प्लेटफॉर्म टूट गया, उसके ऊपर के बिल्डिंग्स वगैरह भी चकनाचूर होना स्टार्ट हो गए। वालिन ने उस फील को कंज्यूम नहीं किया, लेकिन उसके सामने अब ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन और भी प्रेशर क्रिएट करने लगता है। इसी दौरान अब उसे बचाने के लिए कोई और मस्त यहाँ आता है। उसी दौरान जमीन के नीचे से कुछ 5 रे ऑफ लाइट्स वहाँ पे निकले, जो कि 5 अलग अलग पावरफुल कल्टीवेटर्स थे। एंड उन लोगों ने इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन को रोकने का ट्राई किया। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक्चुअली में हेवेंस के लॉ के अंडर नहीं आते, जिस वजह से इनके लिए डिवाइन रिट्रीब्यूशन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एंड उन्होंने एकदम ठान लिया था कि वो लोग इसको रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी दौरान हमें पता चला कि ये एक्चुअली में एंशिएंट डीमन क्लैन से एग्जिस्ट करते हैं, जिस वजह से ये लोग कभी भी उस लॉ के अंडर आते ही नहीं थे। इसी दौरान हमें ये भी इन्फॉर्मेशन पता चली कि एंशिएंट क्लैंसमैन नाम का एक क्लैन होता था जो कि अपने खुद के दाव को खुद ही क्रिएट करते थे, खुद के पाथ पर कल्टीवेट करते थे, जिस वजह से वो लोग कभी भी हेवेंस के लॉ को मानते ही नहीं थे। एंड वो पहले कल्टीवेटर्स थे जो कि हेवेंस के खिलाफ जाते थे। इसी के साथ हमें ये भी पता चला कि हेवेंस लॉ कभी भी किसी से नहीं डरता, सिर्फ उनसे डरता है जो कि उसके खिलाफ जाते हैं। एंड वो जिससे डरता है वो उसे निपटाने का ट्राई करेगा, मतलब मिटा देने का। जिस वजह से जो भी हेवेंस के लॉ के खिलाफ जाता है तो ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन अपीयर होकर उसे वहाँ पर मिटा देती है। एंड वालिन यहाँ पे ऐसा कर रहा था, जिस वजह से वालिन के साथ भी सेम सिचुएशंस नजर आई। और तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, एंशिएंट क्लैंसमैन्स मतलब हम लोग के एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डेविल्स और तो और एंशिएंट डीमंस। एंशिएंट गॉड्स वो लोग थे जिनकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती थी। एंशिएंट डीमंस वो लोग थे जो लोग स्पेल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते थे। एंड एंशिएंट डेविल्स वो लोग थे जो लोग अच्छी तरीके से स्लॉटर्स को यूज़ कर पाते थे।
इसी दौरान हम लोग को एक चीज़ नज़र आता है कि उस डीमन ड्रम के अंदर से सडनली वार्लिन के अंदर एक आवाज़ आती है और हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट डीमन है। ये एंशिएंट डीमन तुम्हें पता है ना, मैं उसी क्लैंसमैन के बारे में बात कर रहा हूँ। उसने बताया कि यहाँ पे टोटल 9 एंशिएंट डीमंस हैं एंड वो लोग आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि एक दूसरे को डिवोर करके वो लोग पूरा इकट्ठा एक चीज़ बन जाए। लेकिन ये जो एंशिएंट डीमन हम लोग को नज़र आ रहा है वार्लिन के सामने, ये पूरा का पूरा नहीं है बल्कि एक रेमेनेंट है सिर्फ। एंड इसने यहाँ पे वार्लिन को बताया कि मैं तुम्हें पावर्स दूंगा इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन को रोकने की, क्योंकि तुम हेवंस के लॉ के खिलाफ जाते हो, और मैं तुम्हारी सभी इंजरीज को भी हील कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3 महीनों बाद तुम आकर ड्रैगन्स लेक के अंदर में वहाँ पर मेरी पूरी की पूरी प्रोसीजर को पूरा करो। एंड इन फ्यूचर चल के इन सभी के सभी 9 कंट्रीज़ के अंदर में जो होली आइटम्स है, एक तरीके का होली आइटम्स के बारे में उसने बोला कि इन सभी को ला के तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तो वालिन इस चीज़ पर एक टाइम के लिए शक तो करता है, लेकिन वो फाइनली इस चीज़ के लिए अग्री भी कर गया। जिसके बाद वालिन को उस एंशिएंट डीमन की इनहेरिटेंस मिल जाती है एंड इसके साथ वालिन वहाँ पे पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था एंड उसके पीछे में एक कूल और बैडास पर्पल कलर का एक डीमन अपीयर हो जाता है। ये दोनों मिलकर उस डिवाइन रेट्रीब्यूशन के ऊपर में हमला बोल देते हैं एंड वालिन ने वहाँ पे एक जोरदार पंच मारा चिल्लाते हुए और इसके साथ साथ एक पाम भी, जिसकी वजह से वो जो पूरा का पूरा रेट्रीब्यूशन था वो पीछे की तरफ हट गया एंड वो बादल वहीं पे गायब हो जाता है। जिसके बाद ही यहाँ पर वालिन अचानक से गायब हो गया और वो कहाँ जाता है इस बारे में किसी को भी नहीं पता। जब इन लोगों की फाइट वहाँ पर चल रही थी तब तक वो जो यंग मैन वहाँ पे था जो कि बोट के ऊपर, वो यहाँ पर आ चुका था इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि ये जो सारा का सारा कोलैप्स हो रहा है किसी वजह से उसके ऊपर में ब्लेम जाना था। लेकिन जब वो यहाँ पे इस चीज़ को रोकने का ट्राई करता है तब तक वालिन जा चुका है। इसी दौरान हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि वालिन पहुँच चुका है 5000 किलोमीटर दूर उसी जगह पर जहाँ पे याओ शिशु के साथ में उसने ये वाला कांड किया था। तुम्हें याद है ना, इसी के अंदर में वो पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किया। हाँ, वो इसी जगह पे पहुंच जाता है एंड यहाँ पे पहुंचने के बाद अब वो मोमेंट आ चुका है कि अब वो कल्टीवेट करे एसिडेंट के अंदर में ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसी दौरान वाली वहाँ पे उसके अंदर एंटर करता है एंड उसने यहाँ पे जोई की क्रिस्टल को भी निकाल लिया एंड खुद की बॉडी को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। एसिडेंट के अंदर में ऑलरेडी किसी चीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सभी के सभी चीज़ों का फ्यूजन होता है एंड फ्यूजन मतलब मेटामॉर्फोसिस, मतलब पूरी की पूरी बॉडी चेंज होगी। जिस वजह से वालिन के आसपास में एक ककून टाइप का क्रिएट हो गया एंड उसकी बॉडी वहाँ पे रिफाइन होना स्टार्ट हो जाती है। वालिन के पास में ऑलरेडी एक एसिडेंट क्रिस्टल था जिसकी मदद से वो जा सकता है, लेकिन वो यहाँ पर एक और क्रिस्टल को क्रिएट करता है जो कि उसका खुद का होने वाला था, लाइफ एंड डेथ क्रिस्टल। इसी दौरान उसके पास में जोई का भी वो क्रिस्टल था एंड वालिन ने इन दोनों को वहाँ पे फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बॉडी के अंदर में कई सारे फ्लेम्स वहाँ पे जल रहे थे जो कि उसकी बॉडी के साथ साथ उस क्रिस्टल को भी क्रिएट कर रही थी। एंड वालिन ने जब फाइनली उस जोई के वहाँ पे क्रिस्टल को भी ऑब्जॉर्व कर लिया, तब वो फाइनली वहाँ पर उसको कल्टीवेट करना आगे की तरफ में बढ़ा देता है। जिसके बाद वो तकरीबन 10 सालों तक उसी ककून के अंदर में लॉक था एंड यहाँ पर स्काई डेमन सिटी के अंदर में कुछ और ही कांड हो रहे हैं, जैसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे। 10 साल बीतने के बाद फाइनली वो जो ककून था वहाँ पे टूटता है एंड उसके अंदर से एक ग्रे फॉक्स रिलीज होती है एंड वहाँ पर बैडएस हम लोगों का वांगलिन, और अब ये एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन वालिन नहीं रहा है। सो ये क्या है तुम सभी लोगों को मालूम है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसके एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाई है। प्लीज़ लाइक करना।